नमस्कार दोस्तों, अब तक मूल विधि की क्लासों में हमने ये सीखा कि अपराध कितने तरीके का होता है और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो अपराध हमने सीखे कि संज्ञेय अपराध होता है, असंज्ञेय अपराध होता है, उसको दर्ज कराने का तरीका क्या है। यानी कोई अपराध अगर घटित हो जाता है तो किस तरह से हम पुलिस थाने में उसे दर्ज करा सकते हैं। तो आइए इसी बात पर बात करते हैं आज। तो हमने अब तक क्या सीखा कि जो अपराध है वो दो तरीके का है। पहला है संज्ञेय अपराध और दूसरा है असंज्ञेय अपराध। अगर आप से इसकी परिभाषा पूछी जाए तो हम सीख चुके हैं कि इसकी परिभाषा CRPC 1973 अनुसूची 1 के कॉलम नंबर 4 में धारा 2C में इसकी परिभाषा दे रखी है। क्या सीखा हमने कि संज्ञेय अपराध की जो परिभाषा दे रखी है वो कहाँ दे रखी है? CRPC 1973 अनुसूची 1 कॉलम नंबर 4 और धारा 2C में इसकी परिभाषा दे रखी है। इसी तरीके से असंज्ञेय अपराध की परिभाषा अगर कोई पूछे तो हम ये बताएंगे कि CRPC 1973 अनुसूची 1 कॉलम नंबर 4 की धारा 2L में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दे रखी है। अब बात करते हैं कि अगर संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो संज्ञेय अपराध होगा वो किस तरीके का होगा। जो संगीन अपराध हैं, हीनियस क्राइम है, जघन्य अपराध हैं, जैसे बलात्कार, किडनैपिंग, हत्या या हत्या का प्रयास, नकली लोक सेवक बनकर घूमना, इस तरीके के जो अपराध थे वो हमने देखा कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से जो असंज्ञेय अपराध है यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके अंतर्गत बहुत साधारण तरीके के अपराध मैंने बताया वो आते हैं, जैसे साधारण मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए, मानहानि हो जाए, इस तरीके की, या गर्भपात करवाना जैसी घटनाएं घटित हो जाए तो उस तरीके के अपराध किस में आएंगे? असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे। अब आज बात ये करनी है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो उसको दर्ज किस तरीके से कराया जाता है। तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में FIR दर्ज कराई जाती है और असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में हम NCR दर्ज कराते हैं। अपराध की जो परिभाषा दे रखी है कि उसे दर्ज कराने का जो तरीका है वो कहाँ दिया है? CRPC 1973 धारा 154 के तहत FIR दर्ज कराई जाती है और असंज्ञेय अपराध CRPC 1973 धारा 155(2) के तहत NCR दर्ज कराई जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरी तरीके से FIR की FIR दर्ज करने का तरीका क्या है। कोई महिला हो तो FIR दर्ज किस तरीके से कराई जाती है और 0 FIR क्या है, अगर कोई झूठी FIR दर्ज करा दे तो क्या करें। और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश का ये जो मुकदमा है इसके बारे में बात करेंगे। और अगर पुलिस FIR करने से इनकार कर दे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि FIR हम किस तरीके से दर्ज कराएंगे। आइए बात करते हैं आज हम लोग FIR की। तो मेरे ख्याल से ये बात हम लोग समझ गए। अपराध दो तरीके के हैं, ये मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध।
संज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी 1973 अनुसूची 1 कॉलम नंबर 4 धारा 2C में इसकी परिभाषा दे रखी है। असंज्ञेय अपराध की परिभाषा जो हमने जानी कि अनुसूची 1 कॉलम नंबर 4 धारा 2L में इसकी परिभाषा दे रखी है। और अगर आप साधारण बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो संगीन अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं और जो साधारण अपराध है वो असंज्ञेय अपराध होते हैं। अगर सजा के आधार पर बात करी जाए तो जिस अपराध की सजा 3 साल से कम है वो अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे और जिन अपराधों की सजा 3 साल से ऊपर है वो अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे। और आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि जो संज्ञेय अपराध है उसको दर्ज किस तरीके से कराया जाता है। तो संज्ञेय अपराध को दर्ज कराने का जो तरीका है वो FIR है और इसकी परिभाषा कहाँ दे रखी है, धारा 154 में। और असंज्ञेय अपराध किस तरीके से दर्ज कराया जाता है तो वो दर्ज कराया जाता है धारा 155(2) के तहत। तो एक एक चीज लेते हैं और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ बात करेंगे FIR की। FIR अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हिंदी में बात करें तो इसका नाम है प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसका दूसरा नाम भी है प्रथम इत्तला रिपोर्ट। इसका एक नाम जो प्रचलित नाम है जिसका नाम है प्राथमिकी। प्राथमिकी का मतलब भी क्या है, FIR। तो ये नाम हमने जान लिए। तो इतनी बात हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग बात करते हैं कि जो धारा 154A ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रार्थना पत्र थाने में लेके आता है जिसमें संज्ञेय अपराध की घटनाएं हैं तो उस तरीके के जो प्रार्थना पत्र है उसको FIR में अभिलिखित यानी लिखना जरूरी है। अगर CRPC आप उठाएंगे तो उसमें आपको साफ साफ एक डेफिनेशन दिखाई देगी अंडर 154। There is a provision each and every information must be registered whether it is true or false। तो ये इसका मतलब है कि चाहे संज्ञेय अपराध की घटना सच्ची हो या झूठी हो उसे दर्ज करना आवश्यक है। तो मैंने क्या बताया, 154A ये कहता है कि अगर कोई पीड़ित ऐसा प्रार्थना पत्र लेके आता है या पीड़ित ला सकता है या उससे संबंधित कोई व्यक्ति ला सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति थाने में सूचना दे सकता है। ये सूचना मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, पीड़ित के द्वारा भी हो सकती है या पीड़ित के किसी पक्ष द्वारा भी हो सकती है। कुल मिलाकर किसी भी तरीके से सूचना संबंधित थाने तक पहुंच जाए। अब मैंने क्या बताया कि अगर संज्ञेय अपराध की घटना है तो उसे दर्ज करना जरूरी है, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो झूठी हो। तो इसका मतलब है कि थाने के भार साधक अधिकारी को FIR दर्ज करना जरूरी है। यानी थाने के जो भार साधक अधिकारी का मतलब हुआ कि SHO, जिसे हम कोतवाल का नाम देते हैं, ये इंस्पेक्टर रैंक का होता है यानी निरीक्षक रैंक का होता है। इसे हम क्या नाम देते हैं, कोतवाल नाम भी दे लेते हैं। और कई बार इसकी अनुपस्थिति में जो सीनियर उप निरीक्षक होता है वो SO के रूप में काम करता है, यानी स्टेशन ऑफिसर के रूप में काम करता है। इसे क्या बोलते हैं, स्टेशन हेड ऑफिसर। ये दोनों के दोनों FIR को दर्ज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई महिला
अगर कोई महिला संबंधित मामला है, यानी रेप का मामला है, छेड़खानी का मामला है, बलात्कार का मामला है, तो इस स्थिति में क्या हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मामला स्त्री का है जिसके साथ बलात्कार जैसी घटना घटी हो, एसिड अटैक जैसी घटना घटी हो, छेड़खानी संबंधी घटना घटी हो, तो ऐसी महिला का एफआईआर किस तरीके से दर्ज कराई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्त्री शब्द की डेफिनेशन जान लें। यहाँ की कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आईपीसी या सीआरपीसी में स्त्री शब्द का क्या अर्थ है। तो स्त्री शब्द का अर्थ ये है कि वो नवजात अगर बच्ची भी है तो उसे स्त्री की श्रेणी में लिया गया है। यहाँ पे उम्र से कोई मतलब नहीं, यानी उम्र का तकाजा जो है वो नहीं रखा गया है। नवजात अगर कन्या भी है तो उसे भी स्त्री की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर बलात्कार, एसिड अटैक और छेड़खानी संबंधी जो घटना है इस विषय में क्या करा जाए। सबसे पहले कुछ पॉइंटों को याद रखना है कि अगर पीड़ित महिला स्वयं थाने में पहुंचती है, मैंने क्या बताया, पीड़ित महिला अगर स्वयं थाने में पहुंचेगी तो सबसे पहली बात है कि पीड़ित जो महिला की एफआईआर है वो पुलिस महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जाएगी। पुलिस महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जाएगी। अब बात आती है कि अगर थाने में महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो क्या होगा। तो इस स्थिति में अन्य विभाग की महिला को बुलाया जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर उस थाने में कोई महिला अधिकारी नहीं है तो याद रखिए अन्य विभाग से किसी महिला को बुलाया जाएगा जो उसकी बात सुनकर एफआईआर को दर्ज करेगी। यानी थाने में महिला की महिला अधिकारी के अनुपस्थिति में अन्य विभाग से महिला कर्मचारी को बुलाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई कि अगर मामला स्त्री का है, जैसे बलात्कार की घटना घटी है, उसके साथ एसिड अटैक की घटना घटी है, छेड़खानी की घटना घटी है, पीड़िता अगर स्वयं थाने में आती है तो उस स्थिति में जो उसकी एफआईआर है, जो उसकी बात सुनी जाएगी वो पुलिस महिला अधिकारी के द्वारा ही सुनी जाएगी और उसी के द्वारा दर्ज की जाएगी। अगर थाने में महिला अधिकारी की अनुपस्थिति में है तो इस स्थिति में अन्य विभाग से किसी महिला कर्मचारी को बुलाया जाएगा जो महिला उस पीड़िता की बात सुनेगी और एफआईआर को दर्ज करेगी। अब बात करते हैं कि अगर महिला आने में असक्षम है, यानी पीड़िता थाने में आने में असक्षम है तो क्या होगा। अब बात करनी है कि अगर पीड़िता थाने में आने में असक्षम है तो इस स्थिति में क्या किया जाए। तो इस स्थिति में याद रखिए कि अगर उससे के घर से कोई व्यक्ति आ जाता है, उसके
घर से कोई व्यक्ति आ जाता है, उसके मोहल्ले से कोई व्यक्ति आ जाता है, उसके जान पहचान को कोई व्यक्ति आता है जो थाने में आकर घटना की सूचना देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता से संबंधित कोई भी व्यक्ति थाने में सूचना दे सकता है और इस स्थिति में जो एफआईआर है वो किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज करी जा सकती है। अब यहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पीड़िता से संबंधित कोई व्यक्ति आया है यानी पुरुष आया है, तो इस स्थिति में मैंने क्या बताया कि थाने में किसी भी पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये तो बात हो गई कि अगर पीड़िता थाने में असक्षम है और पीड़िता से संबंधित कोई व्यक्ति थाने में आता है, तो इस स्थिति में थाने का कोई भी पुलिस अधिकारी अब एफआईआर को दर्ज कर सकता है। अब बात करनी है कि अगर पीड़िता से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं है, अब इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में पुलिस स्वयं पीड़िता के पास या उसके बताए गए स्थान पर जाकर एफआईआर दर्ज करेगी। तो मैंने क्या बोला कि अगर पीड़िता से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं है जो थाने में आकर घटना से संबंधित सूचना दे पाए, तो इस स्थिति में कि पुलिस स्वयं पीड़िता के पास जाकर या उसके द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर एफआईआर को दर्ज करेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि पीड़िता की अगर हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब बात करते हैं कि अगर पीड़िता बलात्कार से पीड़ित है या एसिड अटैक से पीड़ित है या छेड़खानी संबंधी घटना है या जो भी है, तो अब मैंने क्या बताया कि अब अगर जब पुलिस पीड़िता के पास पहुंचेगी तो एक धारा यहाँ पर दे रखी है सीआरपीसी में, धारा 154 एक बी के अंतर्गत पुलिस पीड़िता का जो भी बयान होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगी। मैंने क्या बोला कि पुलिस पीड़िता के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ गए कि धारा 154 एक बी के तहत पुलिस पीड़िता के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगी। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अब यहाँ पर पहली प्रोसीडिंग क्या होती है पुलिस की, इस बात को समझ लिया जाए। तो हम लोगों ने ये भी बात सीख ली कि अगर कोई महिला थाने में आने में असक्षम है तो उससे संबंधित कोई व्यक्ति जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है और
उस स्थिति में कोई भी पुलिस अधिकारी जो पुरुष से संबंधित है वो आराम से एफआईआर उस महिला की दर्ज कर लेगा। लेकिन महिला की स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है, और अगर थाने में कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो इस स्थिति में अन्य विभाग से किसी भी महिला कर्मचारी को बुलाया जाएगा जो उसकी बात सुनकर एफआईआर को दर्ज करेगी। और अगर महिला थाने में आने में असक्षम है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, संबंधित व्यक्ति जो थाने में आकर सूचना दे पाए, तो इस स्थिति में पुलिस का काम है कि वो महिला तक पहुंचे जहां पर महिला है, पीड़िता है, और या उसके बताए गए स्थान पर पहुंचे और वहां पर उसकी एफआईआर को दर्ज करे। और साथ में मैंने ये भी बताया कि धारा 154(1)(b) के तहत उसके बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए। अब बात करते हैं, जब महिला की एफआईआर दर्ज हो जाए तो धारा 164 की उपधारा 5 के तहत पुलिस का ये काम है कि महिला को किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज करा दे। पुलिस का काम ये है कि पुलिस महिला का मतलब यहाँ पर पीड़िता है दोस्तों, पीड़िता को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज करा दे। ये तो बात हो गई एफआईआर की कंडीशन हमने सीख ली। और क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया कि धारा 154(a) के तहत ये साफ साफ बात कही गई है कि अगर मामला संज्ञेय अपराध का है तो थाने के भार साधक अधिकारी यानी एसएचओ या एसओ को एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, यानी उसमें वो हिला हवाला नहीं कर सकती है। और साथ में बात याद रखिएगा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही जांच की प्रक्रिया को अपना लेती है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। एफआईआर के बाद ही अन्वेषण की प्रक्रिया चालू होगी। याद रखिएगा, अन्वेषण यानी जांच की जो प्रक्रिया है वो कब चालू होगी? एफआईआर दर्ज कराने के बाद। तो याद, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जांच और अन्वेषण में क्या फ़र्क है। पुलिस अन्वेषण करती है, जांच कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो याद रखिएगा कि एफआईआर से पहले किसी भी प्रकार का अन्वेषण नहीं चालू किया जाएगा। एफआईआर के बाद ही पुलिस अन्वेषण करने के लायक बनती है। अब बात करते हैं, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एमएलसी की यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की। अब ये क्या चीज़ है और इसकी आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में काम करता है। ये मेडिको लीगल सर्टिफिकेट ये है क्या भला, इसको याद रखिए। अगर पीड़ित को कुछ चोटें पहुंची हों यानी पीड़ित अगर घायल है तो सबसे पहला काम है कि एफआईआर के समय जो एसएचओ है या एसओ है ये एक मजनू चिट्ठी बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? मजनू चिट्ठी। इसे मजनू चिट्ठी का नाम दिया जाता है। और ये मजनू चिट्ठी लेकर एक सिपाही तथा पीड़ित दोनों कहाँ जाएंगे? किसी सरकारी अस्पताल में। कहाँ जाएंगे दोस्तों ये लोग? सरकारी अस्पताल में। अब सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है, जो भी चिकित्सक है, वो चोटों की जांच करेगा कि कितना लंबाई में चोट है, कितनी गहराई में चोट है, और ऐसा तो नहीं कि कोई अंग भंग हो गया है, हड्डी टूट गई है। इस तरीके की सारी
चीज़ों का वो मुआयना करेगा और साथ में उस सर्टिफिकेट में एक अपनी राय भी देगा। अगर आप इस सर्टिफिकेट को कभी आपको देखने का मौका मिले तो एक कागज़ पे यहाँ पर पूरा बॉडी का चित्रण होता है, एक फ्रंट का और एक होता है बैक का। इस तरीके से आपको दिखाई देगा और जहाँ जहाँ पे चोटें होंगी वहाँ पर वो मार्क लगा देगा। इस तरीके से जैसे यहाँ छाती में चोट है या पीठ में चोट है या पेट में चोट है, इस तरीके से वो मार्क लगा देगा और सारे घावों की नाप जोख करके लिख देगा। इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ पर चिकित्सक अपनी राय भी देता है। राय का मतलब यहाँ पर यह है कि वो इस बात को भी राय कर देता है, अपना एक ओपिनियन देता है कि अगर ये घाव किसी ऐसे अंग पे लग जाता जिससे जान का खतरा हो जाता या इस चोट से कोई जान का खतरा नहीं है, वो अपनी एक ओपिनियन लिख के देता है। ये ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एफआईआर में धाराएं जो घटती हैं, बढ़ती हैं, साधारण हो जाती हैं या संगीन हो जाती हैं, वो इस मेडिको लीगल सर्टिफिकेट पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यानी अगर मेडिको सर्टिफिकेट की जो राय है वो अगर डॉक्टर के द्वारा इस तरीके से दे दी गई है कि पीड़ित को जान का खतरा हो सकता था। आइए कि इसे एग्जाम्पल के तहत समझ लिया जाए कि राय का क्या महत्व है। जैसे मैंने बताया कि एक धारा आईपीसी में दे रखी है 323, ये है साधारण मारपीट की धारा। ये क्या है? इसके अंतर्गत साधारण मारपीट की बात करी जाती है कि साधारण मारपीट है। चोट तो इसमें भी आई होगी, लेकिन एफआईआर साधारण मारपीट की हुई। लेकिन अगर राय में चिकित्सक ने अपनी ये बताया है कि व्यक्ति की हड्डी टूट गई है या दांत टूट गया है या कोई पसली टूट गई है, तो उस कंडीशन में अंग भंग की धारा लग जाएगी, यानी धारा 326 लग जाएगी, अंग भंग। अब ये एक संगीन अपराध हो गया। इसी तरीके से अगर डॉक्टर ने अपनी ये राय दे दी कि जिस हथियार से हमला करा गया है उस हथियार से या उस लगी चोट से व्यक्ति की जान जाने का खतरा था, तो इस कंडीशन में धारा 307 लग जाएगी, यानी जानलेवा हमला। तो बात यहाँ पे आपको समझ आ गई कि जो पीड़ित था वो तो ये समझ रहा था कि साधारण मारपीट हुई है और 323 की बात पे एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन जब उसको मालूम चला कि हड्डी टूट गई है या अंग भंग हो गया है कोई, तो उस कंडीशन में धारा 326 लग जाएगी। और अगर जान का खतरा वाली बात बताई गई तो धारा 307 लग जाएगी। तो क्या समझे आप कि मेडिको लीगल सर्टिफिकेट यानी इसमें जो डॉक्टर की राय है उसके आधार पे एफआईआर में धाराएं घट भी जाती हैं और बढ़ भी जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या किसी एफआईआर को कराने में देरी भी हो सकती है। एफआईआर में क्या देरी हो सकती है? तो सीआरपीसी 1973 के अध्याय 34 धारा 468 में, अध्याय 34 और धारा 468 में बताया गया है कि जो एफआईआर है वो कभी भी कराई जा सकती है। अब यहाँ पर कभी का अर्थ ये है कि आखिर उसकी कोई समय सीमा है या नहीं है। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा, एक घटना देखी कि फिल्म एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के विरुद्ध 10 साल के बाद एक एफआईआर दर्ज कराई और उसका उसने कारण बताया कि इतने साल तक वो डिप्रेशन में थी और वो एफआईआर दर्ज हो गई। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआर कभी भी दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन उसकी कोई समय सीमा जरूर होगी।
तो देख लेते हैं उसकी समय सीमा। अगर घटना ऐसी है जिसमें जो सजा है वो सिर्फ जुर्माना है, तो इस कंडीशन में जो पीड़ित है वो 6 माह में एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो घटना जिसमें सजा का प्रावधान कितना है, जुर्माने का है, तो इस कंडीशन में जो पीड़ित है वो 6 माह में एफआईआर दर्ज करा जा सकता है। और जो 6 माह की तिथि ली जाएगी वो घटना की तिथि से ली जाएगी। इसी तरीके से अगर सजा, जो सजा 1 वर्ष की है तो एफआईआर जो दर्ज कराई जा सकती है वो 1 वर्ष में कराई जा सकती है। कब कराई जा सकती है दोस्तों? 1 वर्ष में। इसी तरीके से अगर सजा 3 वर्ष कहा जाए तो हम बोलेंगे साहब ये एफआईआर भी कितने दिन में कराई जा सकती है? 3 वर्ष में। इसी तरीके से कई सारी धाराएं लगी हैं, जैसे 323 लगी है, 307 लगी है, 504 लगी है, 506 लगी है। अब एफआईआर में इस तरीके की अगर धाराएं दे रखी हैं तो इसका मतलब मैंने क्या समझ आया? अगर एफआईआर में 1 से ज़्यादा धाराएं हैं तो याद रखिए हम उस धारा को लेंगे जिसकी मैक्सिमम सजा है, और मैक्सिमम में हमको मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है। जैसे मान लिया कि 307 में आजीवन कारावास का प्रावधान है या मिनिमम 10 साल की सजा है, तो यहाँ पर जो 10 वर्ष सजा का कार्यकाल है, यहाँ पर हमको समय भी कितना मिल जाएगा? 10 वर्ष। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करें ये बात आपको समझ आ गई कि एफआईआर कभी भी कराई जा सकती है। सीआरपीसी 1973 अध्याय 34 और धारा 468 में हिसाब से बात करी गई है कि घटना में जितनी सजा होगी उतना ही आपको छूट मिलेगी, वहाँ पर उतनी ही देरी में आप एफआईआर को दर्ज करा जा सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अगर आप लें तो तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के विरुद्ध 10 वर्ष बाद एफआईआर को दर्ज कराया है, और उसका कारण उसने बुनियादी जो कारण बताया है कि वो डिप्रेशन में थी। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग जीरो एफआईआर की। अब ये जीरो एफआईआर क्या होती है? तो याद रखिए कि जीरो एफआईआर का मतलब है कि हर थाने का एक ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र होता है। ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र का मतलब उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, अख्तियार क्षेत्र क्या है, इख्तियार क्षेत्र क्या है और उसकी न्याय सीमा क्या है। तो इसका मतलब हुआ कि जो घटना घटित हुई है, तो नियम ये कहता है कि घटना जो घटित हुई है, जो अधिकार क्षेत्र में आने वाला यानी ज्यूरिसडिक्शन में आने वाला जो थाना होगा उसी में ये एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यानी एफआईआर कहाँ दर्ज कराई जाएगी? जो घटना जहाँ घटित हुई है और जो थाना, ये जो थाना है हमारा उस घटना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो एफआईआर हम वहाँ पे दर्ज कराएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं कि जो स्थान देख कर नहीं होती। जैसे बात करते हैं बलात्कार की घटना, हत्या की घटना, एक्सीडेंट की घटना। ये जो घटनाएं हैं ये स्थान विशेष देखकर नहीं होती हैं कि साहब इस थाना क्षेत्र का ये व्यक्ति है तो ये घटना यहीं घटित हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी याद रखिए कि जब भी कोई ऐसा अपराध जिसमें साक्ष्य मिटने की संभावना प्रबल हो गई हो कि
जो प्रतिवादी पक्ष है, दोषी पक्ष है, वो साक्ष्यों को मिटा सकता है या कार्रवाई करने की अति शीघ्र आवश्यकता हो, तो इस स्थिति में जीरो एफआईआर कहीं पर भी दर्ज कराई जा सकती है। अब जीरो एफआईआर का मतलब आप समझ लीजिए, छोटी सी बात कि एफआईआर जब हम दर्ज कराते हैं तो एक एफआईआर नंबर दिया जाता है, जैसे 768/2021। तो इसका मतलब है कि सन 2021 में ये एफआईआर जो दर्ज कराई गई है, इसका नंबर क्या है, 768। हमेशा ये संबंधित थाने से ही दिया जाएगा, लेकिन जो जीरो एफआईआर होगी उसमें कोई नंबर अलॉट नहीं किया जाएगा, नंबर के आगे जीरो लिख दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, जैसे ही जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो जिस थाने में जीरो एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ की पुलिस तुरंत छानबीन करना चालू कर देगी। जो भी वो साक्ष्य जुटा पाएगी वो जुटा कर जीरो एफआईआर को संबंधित थाने को स्थानांतरित कर देगी और इसके बाद वहाँ पे अन्वेषण का काम चालू हो जाएगा। ये तो जीरो एफआईआर की बात है। आइए जीरो एफआईआर के कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लें। तो अगर ये आपको याद होगा कि आसाराम बापू वाला कांड अगर आपको याद हो, तो जो घटना थी वो राजस्थान की थी, लेकिन जीरो जो एफआईआर कराई गई वो दिल्ली में कराई गई। अभी लेटेस्ट जो मामला आपके सामने आया, सुशांत सिंह राजपूत का, घटना मुंबई में घटित हुई, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो एफआईआर यानी जीरो एफआईआर दर्ज कराई वो पटना में दर्ज कराई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जीरो एफआईआर भी समझ आ गई होगी और जीरो एफआईआर भी पुलिस करने से नकार नहीं सकती है कि आपको इस बात पे टहला नहीं सकती है पुलिस कि अब थाने पहुंचे, उसने कहा हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, संबंधित थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराइए। तो वहां पर आप जाके ये कह सकते हैं कि मुझको जीरो एफआईआर दर्ज करानी है, अब जीरो एफआईआर दर्ज करिए। तो ये पुलिस का काम है कि जीरो एफआईआर को दर्ज करें। अब बात करते हैं कि क्या झूठी एफआईआर भी दर्ज होती है। अब हम लोग बात करते हैं क्या झूठी एफआईआर दर्ज होती है। जी बिल्कुल, झूठी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है कि कई बार किसी व्यक्ति को मानसिक या आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करा दी जाती हैं। तो इस स्थिति में आपको झूठी एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हो जाए तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा कि जिस अपराध में सजा 7 साल से कम है, 7 साल से कम है, यहाँ पर पुलिस आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। मैंने क्या बताया, जिस अपराध में एफआईआर दर्ज कराई गई है, अगर उस अपराध की सज़ा 7 साल से कम है तो इस स्थिति में पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। और अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है तो इस स्थिति में पुलिस आपकी गिरफ्तारी कर लेगी। यहाँ पर पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती है और यहाँ पर 7 साल से ज़्यादा है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में पुलिस को वारंट लेना जरूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किसी ने हमारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी, इस स्थिति में क्या किया जाए। तो मैंने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। अगर 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है तो पुलिस गिरफ्तारी आपकी नहीं करेगी। अगर 7 साल से ज़्यादा है तो पुलिस आपकी गिरफ्तारी कर सकती है। इस स्थिति में आप करें क्या, आपके पास जितने भी साक्ष्य हो सकते हैं उनको जुटाइए जो आपको निर्दोष साबित करते हैं। आप उस साक्ष्य को जुटाइए। जैसे मान लो चला जिस समय घटना कानपुर में घट रही है और आप दिल्ली में हैं, तो आपको दिल्ली में संबंधित जो भी आप साक्ष्य जुटा सकते हैं। अगर किसी आप कार्यालय में है तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज, किसी होटल में है तो वहाँ पे होटल का बिल वाउचर
आप ये इकट्ठा कर सकते हैं, होटल का सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। अगर कोई गवाही देना चाहता है कि ये उस समय मेरे पास थे तो वो आप साक्ष्य जुटा सकते हैं। ट्रेन का टिकट, कुछ मिला के जो भी आपके पास साक्ष्य हैं उनको उपलब्ध कराते हुए आप जाकर पुलिस से अपनी बात कहिए। जाकर पुलिस अगर चाहती है, अगर पुलिस ईमानदारी पे उतर आए तो अब पुलिस क्या कर सकती है। तो पहली बात, अगर आपको डर भी लग रहा है कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी हमको, तो आप किसी भी मध्यस्थ को भेज सकते हैं साक्ष्यों के साथ जो आपके की बात को बता सके। पुलिस से जितना भागेंगे पुलिस उतना ज़्यादा आप पे शक करेगी। प्रथम दृष्टया आप उसकी नज़र में, पुलिस की नज़र में आप दोषी मान लिए जाएंगे कि अगर इसने अपराध नहीं किया है तो भाग क्यों रहा है। तो अगर लेकिन आपको डर लग रहा है नहीं पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो इस स्थिति में आप किसी भी मध्यस्थ को भेज सकते हैं, घर के किसी बड़े बुजुर्ग को भेज सकते हैं, मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग को भेज सकते हैं, या किसी वकील को हायर कर सकते हैं जो वकील आपकी बात जाकर वहाँ पर संबंधित थाने में या पुलिस से बात ये कर सकता है। अब बात करते हैं, मैंने बोला अगर पुलिस ईमानदारी से आपकी बात सुनती है तो पुलिस दो तरीके की कार्रवाई कर सकती है। अगर अपराध साधारण था या अपराध संगीन था, लेकिन जो आपने साक्ष्य जुटाए और दिखाए उस आधार पे या पुलिस ने मान लिया कि ये झूठा है, तो इस कंडीशन में पुलिस वादी मुकदमा के ऊपर, यानी जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई है, आईपीसी की धारा 182 के तहत उस पर कार्रवाई कर सकती है। और 182 ये कहती है कि 6 माह की सजा या जुर्माना या दोनों का व्यक्ति दोषी होगा जिसने एफआईआर और दर्ज कराई है। तो ये मुकदमा अब कोर्ट में चलेगा, इसकी आप पैरवी करिए। और दूसरी बात, अगर मामला संगीन है तो आईपीसी की धारा 211, आईपीसी की धारा 211 की कार्यवाही पुलिस करेगी वादी मुकदमा के ऊपर। और इसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है दोस्तों, सजा 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों मुकदमे ही न्यायालय में चलेंगे, यानी 211 और 182 की कार्रवाई वाले दोनों मुकदमे न्यायालय में चलेंगे। बस आपका काम है वहां पर पैरवी करना। अब मान लेते हैं कि पुलिस आपकी सुन ही नहीं रही है, पुलिस आपके साक्ष्यों को देखना नहीं चाहती है, तो इस स्थिति में क्या करें। तो अगर आपके पास साक्ष्य हैं पर पुलिस ना सुने, इस स्थिति में दोस्तों क्या किया जाए। इस स्थिति में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत 482 के तहत हाई कोर्ट को अनंत पावर दिए गए हैं। इसके तहत आप साक्ष्यों को दिखाकर, पहली बात, आप जो भी आप साक्ष्य पुलिस को दिखाना चाहते थे पुलिस नहीं देख रही है, आप साक्ष्यों को दिखाकर हाई कोर्ट से एफआईआर को क्वैश यानी रद्द कराने की अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर जो एफआईआर है उसको रद्द कर सकती है, यानी इसको बोला जाता है क्वैश करना, क्वैश कर सकती है। और दूसरी कंडीशन आपके सामने दिखाई देती है कि अगर आप साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हैं उस समय सीमा तक, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अरेस्ट स्टे ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, अरेस्ट स्टे ले सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जब तक पुलिस चार्जशीट नहीं लगा लेती है तब तक
पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको झूठी एफआईआर की कंडीशन, अभी तक हम लोगों ने सारी बातें कर ली कि एफआईआर किस तरीके से दर्ज होती है, जीरो एफआईआर क्या होती है, ये सारी बातें अच्छी बात है। झूठी एफआईआर भी दर्ज हो गई और उसको हमने क्वेश्चन कराने की प्रक्रिया भी सीख ली, सब कुछ सीख लिया। लेकिन बात ये आती है कि अगर पुलिस एफआईआर करने से मना करते, यानी पुलिस एफआईआर ना करे तो क्या करें। आइए इसका भी नियम देख लेते हैं। सीआरपीसी में धारा 154 सी है, धारा 154 सी है। इसके तहत आप एक पंजीकृत पत्र के माध्यम से, यानी डाक से, पत्र से अपनी शिकायत को सीओ का मतलब है क्षेत्राधिकारी जो होगा, यानी जो डिप्टी एसपी होगा उसको भेज सकते हैं। अगर आपके जनपद में एसपी है तो एसपी को भेजिए, अगर आपके जनपद में एसएसपी है तो उसको भेजिए। यानी इन तीनों में से किसी एक को भी पंजीकृत पत्र के माध्यम से एफआईआर को भेजा जा सकता है। और अगर जो आपका प्रार्थना पत्र है वो संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो इन तीनों का दायित्व है कि उसे अभिलिखित कराएं, यानी एफआईआर में दर्ज कराएं। लेकिन बात आती है कि अगर ये लोग भी ना सुने तो क्या करें। अब अगर पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कराती है, और ज़्यादातर देखने में यही आया है कि जो उच्चाधिकारी होते हैं ये भी अक्सर जांच लिख देते हैं जो पूरी तरीके से अवैध है। लेकिन ये है कि जनता है जो मारे डर के नहीं करती है इस तरीके का काम कि पुलिस से अगर लड़ेंगे तो पुलिस हमारी दुश्मन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको कानून का ज्ञान है तो आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या है? एक मुकदमा आया था ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो रिट पिटीशन संख्या थी 68/2008। ये इस मुकदमे में साफ ये बात कही गई, इस मुकदमे में साफ ये बात कही गई और इसका जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो दिया है, इसका जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर 2013 को इसका ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर में एक बात बताई गई कि जो संज्ञेय अपराध है उसको दर्ज करना जरूरी है। अगर संबंधित पुलिस अधिकारी जो भार साधक अधिकारी है इसे दर्ज करने से मना कर देता है तो इस स्थिति में उस भार साधक अधिकारी को 2 वर्ष की जेल का प्रावधान है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप जलालत वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाकर उस भार साधक अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं और मुकदमे का आधार आप ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 68/2008 को ले सकते हैं। अब लेकिन बात आती है कि क्या पुलिस हर मामले में जांच कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। संज्ञेय अपराध के मामले में तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। सबसे पहले वो एफआईआर करेगी, इसके बाद वो अन्वेषण की प्रक्रिया को अपनाएगी। अब बात आती है कि आखिर वो जांच की जो प्रक्रिया है, यानी प्रारंभिक जांच की जो प्रक्रिया को अपनाती है वो किन मामलों में अपना सकती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई व्यवसाय का मामला है तो पुलिस जांच की एफआईआर करने से पहले जांच की प्रक्रिया को अपना सकती है। अगर वैवाहिक संबंध का मामला है, मैट्रिमोनियल केसेस है, तो इस संबंध में
जांच की प्रक्रिया को अपना सकती है अगर कोई चिकित्सीय मामला है। मतलब कोई आरोप ही लगा रहा है कि हमारे मरीज को डॉक्टर ने मार दिया है, तो एफआईआर दर्ज करने से पहले इन तीनों में जांच की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। अब आप बात करते हैं कि क्या एफआईआर को कोर्ट के माध्यम से भी दर्ज कराया जा सकता है? तो बिल्कुल कराया जा सकता है। अगर आप साधारण तौर पर एफआईआर को दर्ज कराना चाहें तो सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आप प्रार्थना पत्र अपना कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं और कोर्ट सबसे पहले जब 156(3) में आप जाएंगे तो कोर्ट सबसे पहले संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाएगा। यानी कोर्ट सबसे पहले 156(3) के तहत संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाएगी और रिपोर्ट आने के बाद जो भी आपका वकील होगा उससे एक बहस होगी। बहस का मतलब है उससे ये पूछा जाएगा कि एफआईआर क्यों दर्ज की जाए इस मामले में। अगर वो जो भी मजिस्ट्रेट है उसको संतुष्ट कर देता है तो उस स्थिति में जो कोर्ट है वो एफआईआर का आदेश पारित कर देगी। एफआईआर का आदेश पारित कर देगी। अब बात आती है कि अगर कोर्ट एफआईआर का आदेश पारित ना करे तो क्या आपका मामला खत्म हो गया? नहीं, आपका मामला खत्म नहीं हो गया। इसके तहत आपकी जो भी प्रक्रिया थी अब बात आती है कोर्ट एक दूसरी प्रक्रिया को भी अपना सकती है जिसे कहा जाता है परिवाद। यानी कोर्ट आपके मामले को परिवाद में बदल सकती है। और परिवाद में होता क्या है, सबसे पहले धारा 200 में वादी के बयान दर्ज होंगे। धारा 202 में वादी के जो गवाह होंगे के बयान दर्ज होंगे। वादी के गवाह के बयानों, जो भी गवाह होंगे उनका बयान दर्ज करे जाएंगे। और इसके बाद धारा 204 में जो कोर्ट है वो जो भी आपने आरोप लगाए हैं उसका कॉग्निजेंस लेगी। और इसके बाद प्रतिवादी को सम्मन या वारंट के माध्यम से कोर्ट में बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो भी सम्मन या वारंट जब जाएगा तो प्रतिवादी को अपनी जमानत करानी पड़ेगी और इसके बाद जो भी आपका मुकदमा है वो उसका ट्रायल चालू हो जाएगा। तो ये तो थी प्रक्रिया। आज हम लोगों ने एफआईआर की सारी प्रक्रिया सीख ली। दोस्तों, अगर मुझसे कुछ अगर रह गया है, छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर करें। मैं उसके अगले वीडियो में उसका हल आपको दे दूंगा। अगर मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दिया जा सकता है आसानी से, तो मैं उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दूंगा, नहीं अगले वीडियो में उसका पूरी तरीके से निस्तारण कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि असंज्ञेय अपराध के मामले में एनसीआर किस तरीके से दर्ज हो जाती है, पुलिस की क्या प्रक्रिया है और कोर्ट की क्या प्रक्रिया है।